बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुजफ्फरगढ़ की ये स्टोरी है जहां ज़िले इंतज़ामिया ने गल्ला मंडी के लिए मुख्तस की गई करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी जो है वो कब्जा माफिया के हवाले कर दी गई है। गल्ला मंडी की जगह पर खाना बदोशों ने डेरे डाल लिए हैं। आड़ती और ताजिर जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ में गल्ला मंडी ना होने के बायस दूसरे शहरों का रुख करने लगे हैं। ना सिर्फ ये, इसके अलावा ये भी है कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर खाना बदोशों ने जो है वो कब्जा किया हुआ। इसके साथ साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कुछ पुख्ता घर भी बन चुके हैं, कुछ दुकानें भी यहाँ पर बना ली गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शेख फारूक, बताइएगा अब कितना अरसा हो गया है इस जगह को मुख्तस किए हुए और कौन सरपरस्ती कर रहा है इस कब्जा माफिया की? जी बिल्कुल, जैसा कि 20 साल कबल जिले इंतजामिया ने मुजफ्फरगढ़ के अंदर महमूद कोट रोड के ऊपर जो एक कीमती अराजी थी वहां पर एक मंसूबा बनाया था कि गल्ला मंडी कायम की जाए, जिसके लिए वहां पर बाकायदा तौर पर नक्शा भी बनाया गया और वहां पर जो बिजली की सप्लाई का काम था और दीगर काम था मुकम्मल किया गया। लेकिन 20 साल गुजरने के बाद आज भी वहां पर गल्ला मंडी को जो आबाद नहीं किया जा सका। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिले इंतजामिया और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, लेकिन ये जो करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी है इसके ऊपर नाजायज कब्जे किए हुए कब्जा माफिया ने। कुछ जो सियासी अफराद हैं वो इस कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। जब हमने देखा अब ये कि जो गल्ला मंडी की जगह है जो करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी है वहां पर पुख्ता घर तामीर होना शुरू हो चुके हैं। अगर खाना बदोशों की बात करें तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी दुकानें भी कायम कर ली हैं, जिसकी जो कीमती फ्रंट की जगह है वहां पर पुख्ता दुकानें कायम हो चुकी हैं और कुछ बहाने बन चुके हैं। इसके बावजूद जिला इंतजामिया ने अब तक ये बताइएगा, जब यहाँ पर घर बनाना होते हैं, जब यहाँ पर कुछ झोंपड़ियों वाले भी बैठे हैं, चलिए उन्हें तो कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन जब यहाँ पर पुख्ता घर और दुकानें बनाना होती हैं तो वहां पर किसी की कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती है, या फिर वही बना रहे हैं जो यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि जो जिले इंतजामिया के अफसरान हैं वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर जो वो दावे कर रहे हैं कि जी के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो ये एक गल्ला मंडी की सरकारी जमीन है वहां पर ना तो उन्होंने इन खाना बदोशों को, झुग्गी वालों को उठाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया या जमीन खाली कराने के लिए कोई मंसूबा बनाया, ना ही जो पुख्ता घर और वहां पर दुकानें बनाई जा रही हैं जो कब्जा माफिया की तरफ से कब्जा किया जा रहा है उनको खात्मे के लिए कोई एक्शन लिया गया है। और वहां पर बदस्तूर इतने जो कई साल गुजर चुके हैं ये गल्ला मंडी की जमीन, ना गल्ला मंडी को आबाद किया गया है और ना ही उसको फाल करने के लिए या वहां से कब्जा माफिया से ये सरकारी जमीन खाली कराने के लिए जिले इंतजामिया ने कोई इकदाम किए हैं। जब भी उनको बताया जाता है कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर यहाँ पर गल्ला मंडी नहीं है, जबकि जो ताजर और आड़ती है वो गल्ला मंडी ना होने की वजह से मुल्तान या दीगर जो शहर है, बड़े शहर, वहां पर अपने कारोबार के लिए जाते हैं। ठीक है फारूक शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट। नाज़रीन, पाकपतन से ये स्टोरी शामिल करते हैं जहां पर DHQ अस्पताल में नून लीग की हुकूमत में 20 करोड़ की खतीर रकम से शुरू होने वाले गैर ज़रूरी तामीराती काम जो हैं वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। दूसरी जानिब चंद लाख रुपए के फंड्स की अदम फराहमी की वजह से करोड़ों रुपए मालियत की एम्बुलेंसेज हैं और सरकारी गाड़ियाँ हैं जो खुलेआम पड़ी हैं, बर्बाद हो रही हैं, गल रही हैं। इसको अगर हम डिटेल आपके साथ शेयर करें तो 2017 में 20 करोड़ रुपए की खतीर रकम से अस्पताल का गैर ज़रूरी तामीराती काम शुरू किया गया जो अब तक मुकम्मल ना हो सका। मनपसंद ठेकेदार को यह ठेका दिया गया जो ये ठेका छोड़कर फरार हो गया और यहाँ पर अस्पताल में मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बीच में ही पड़ा हुआ है और वो ख़त्म नहीं हो सका है, मुकम्मल नहीं हो सका है। राना आफ्ताब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना आफ्ताब, बताइएगा कितने फीसद काम मुकम्मल हुआ है इस पर और इस अस्पताल का, और कितनी रकम जो है वो अब तक खर्च हो चुकी है? जी बिल्कुल, जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक अभी तक जो ये अस्पताल में तमीराती काम है जो सिर्फ कमरों के अंदर रेनोवेशन की हद तक है, जो बर्न वार्ड तमीर करना था, ICU वार्ड का तमीर करना था, अभी तो उनकी बुनियाद भी नहीं रखी गई। और सिर्फ जो अंदर फर्निश के नाम पे, कमरों की रेनोवेशन के नाम पे कमरों के अंदर जो तोड़ फोड़ है ये अभी कुछ उसमें भी 10 से 20% बामुश्किल काम हुआ होगा। और एक अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करोड़ बामुश्किल, वो ठेकेदारों के हिसाब से भी देखे तो 1 करोड़ बामुश्किल ही लगा होगा अभी तक, जबकि अभी 19 करोड़ का काम बाकी है जिससे करना है। बल्कि ये 20 करोड़ से जायद की हमें जो है ना फंड ये बताया जा रहा है। ये IDAP, ये पंजाब हुकूमत जो नून लीग की जब थी तो इन्होंने लाहौर से ही अपने जो मनपसंद ठेकेदार थे उनको ये ठेका दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस तरह की तोड़फोड़ शुरू की गई
और जिन कमरों की तोड़फोड़ की जा रही है, गुज़श्ता 2 साल कबल ही इन पर करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर्स के लिए इसे साजगार माहौल डॉक्टरों के बनाने के लिए, इनकी बेहतरी लाने के लिए कमरों को फर्निश और रेनोवेशन जो इनकी की गई थी। जी ठीक है, यानी इसके ऊपर 2 साल पहले भी काम हो चुका है। आप साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर साहब, आप एमएस हैं DHQ पाकपतन। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए उनको ठेका दे दिया गया उसी काम का जो 2 साल पहले मुकम्मल हो चुका था, और दूसरी बात ये कि अगर ठेका दिया भी गया है तो वो मुकम्मल नहीं हो सका है, काम जो है वो खत्म नहीं हो सका, बीच में ही पड़ा हुआ ठेकेदार छोड़ के चला गया है। क्या वजह है, क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर आप? ये जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट रैंपिंग शुरू की थी। 40 अस्पताल थे पंजाब के, उसमें पाकपतन में भी 20 करोड़ की लागत से इसकी रैंपिंग होनी थी, और इसमें 2 तरह की चीजें शामिल थी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी और दूसरा HR की जो ना वो प्रमोशन थी। तो इसमें जहां तक IDAP का तलब है, IDAP को दिया गया था प्रोग्राम, वो हमारा जुलाई में शुरू था और दिसंबर 2017 में ये काम खत्म होना था। हमने ये सारी गैर जरूरी नहीं थी, कुछ चीजें थी जो हमें रिक्वायर्ड थी और कुछ चीजें थी जो गैर जरूरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है 2 साल पहले इसके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से काम हुआ है, इसको फर्निश किया गया है, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी तामीरात नहीं है। हाँ जी मैडम, कुछ सब चीजें थी जो नए डिपार्टमेंट बनने थे। मिसाल के तौर पर यहाँ CT स्कैन की इंस्टॉलेशन होनी थी, यहाँ इसमें नया ICU बनना था, यहाँ इसमें CCU नया बनना था, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बनना था, नया इसमें डेंटल क्लिनिक बनना था, और ये जो ना तो बच्चों का जो प्ले लैंड था चाहे वो इसमें बनना था, और इसमें और भी चीजें थी जो नई शामिल की गई थी। और बाकी कुछ ऐसी चीजें थी जो ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, वो भी इन्होंने रेनोवेट करने की कोशिश की है। और ये जुलाई से काम शुरू हुआ था 2017 में, ये दिसंबर में खत्म होना था, लेकिन अब तक हमें सिर्फ एक जो ना वॉशरूम जो है इमरजेंसी का वो इन्होंने ठीक करके दिया है, बाकी सारा काम अंडर प्रोसेस है। और जहाँ रह गया अपना जो ये बायोमेडिकल इक्विपमेंट का और नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट का, वो हमारे पास बफर मिकदार में इन्होंने मुहैया कर दी है, वो हमारे पास चीज आ चुकी है। बाकी सारे का सारा जो है वो अंडर प्रोसेस है, अब कुछ भी हमें गवर्नमेंट वापस रिटर्न नहीं किया। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी का आपने नाम लिया, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका जो ठेकेदार है वो काम अधूरा छोड़ के ही फरार हो गया है। इसमें किस कदर सच्चाई है और इंतजामिया इस बारे में क्या कहती है, काम कब मुकम्मल होगा? ये मैडम, ये काम जब जब फंड रोक लिए गए थे ना साबिक गवर्नमेंट के आखिरी दौर में, तो उनके फंड रोक लिए गए थे, तो मामला कोर्ट में चला गया था। तो वो जो ना ठेकेदार वगैरह वो भाग गए सारे, और मामला कोर्ट में गया। तो उन्होंने अब जो नई गवर्नमेंट आई है, और खासतौर पर मैडम यास्मीन राशिद के दौर में, इन्होंने अब जो ना काम दोबारा शुरू किया है। अब इतनी स्पीड से काम नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, और इनका इरादा है कि ये दिसंबर 2018 तक हमें ये हैंड ओवर कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी हैं और कुछ गाड़ियाँ भी हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब गाड़ियाँ हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्या वजह है, वो खटारा बन रही है बाहर खड़ी हुई? जो गाड़ियाँ खटारा है वो ऑलरेडी कंडम हो चुकी है महकमे की तरफ से। तो और दूसरा जो है अपना जो एम्बुलेंस है वो अब 1.22 के पास है, उस महकमा से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और 1.22 वाले बड़े एक्शन भी जो है ना वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, आपका भी। रिपोर्टर राना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहावलनगर से स्टोरी शामिल करते हैं नाज़रीन, जहां पर नहरों की बंदिश और पानी चोरी से लाखों एकड़ अराजी जो है वो वीरान हो रही है। आपको ये भी बताएं कि काश्तकारों के मुताबिक नवंबर में गंदम को बोना शुरू कर देना चाहिए। महकमा एनहार के मुताबिक यानी 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये पानी की बहाली जो है वो शुरू की जाएगी। ज़िला भर में अगर हम बात करें तो इस वक्त सादकिया कैनाल है, एक और फोरवाडो कैनाल है, एक हाकड़ा कैनाल है, जालवा कैनाल है। इस समेत 155 जो छोटी बड़ी नहरें हैं उसमें पानी की अदम फराहमी है, जिसकी वजह से काश्तकार जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। गंदम की बजाई के लिए पानी की बंदिश जो है उससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे सैयद लुत्फुल हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लुत्फुल हसन, बताएं महकमा एनहार ने कब की उम्मीद दिलाई है पानी की बहाली के लिए, और किन किन इलाकों में बहरान हो सकता है पानी का? जी, बहावलनगर के अगर बात की जाए तो महकमा एनहार की तरफ से 1 नवंबर का उन्होंने कहा कि 1 नवंबर के लिए पानी मुतवक्के है, यकीन दहानी नहीं करवाई, और वो भी सिर्फ सादकिया कैनाल। अगर मैं आपको इसका बहावलनगर का थोड़ा सा दूर बताता चलूँ तो हेड सुलेमान के मकाम से बहावलनगर के लिए 2 बड़ी नहरें सादकिया कैनाल और फोडवा कैनाल निकलती हैं।
सादकिया कैनाल तहसील मिंचनाबाद, हरुनाबाद, कोटाबाद के जो इलाका है उसको सैराब करती है, जबकि फोड़वा कैनाल जो है वो तहसील मिंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तिया का इलाका सैराब करती है। और इन बड़ी नहरों से छोटी छोटी 150 के करीब नहरें निकलती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पिछली जो फसल खरीफ गुजरी है उसमें पानी जो है, पानी पहले तो है वो बहुत कम आया है और जो पहुंचा है वो चोरी, रास्ते में पानी चोरी हो गया। बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं वो पानी को चोरी कर देते हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी नहरों के आगे पूरी नहर बंद करके उन्होंने पानी चोरी कर लिया। यहाँ पे मुकामी जिम्मेदारों का ये मुतालबा था जिनकी फसलें तबाह हो गई, उन्होंने ये कहा कि खुदारा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया जाए, क्योंकि फसल नहीं हुई इस दफा। और आगे भी वो जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये नवंबर को भी पानी नहीं मिलता तो उनको आने वाली जो फसल है, फसल गंदम की फसल है, वो भी काश्त वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिजली का भी बहरान है, नहरी पानी का भी बहरान है और ट्यूबवेल भी अगर नहीं चलेंगे तो उनकी महकमा जो है उनका जो है गंदम की फसल वो कैसे काश्त करेंगे अपनी। ठीक है, साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पर बात। कलंदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन जिला काउंसिल है बहावलनगर से। सर क्या कहेंगे, सिर्फ सादकिया कैनाल में पानी की बहाली की उम्मीद दिलाई है, अभी श्योर नहीं किया है कि 1 नवंबर को इस कैनाल में पानी आ भी जाएगा कि नहीं। बड़ी तशवीशनाक बात है, जाहिर है काश्तकारों के लिए गंदम बोना है उन्होंने। आपकी महकमा अनहार से इस तमाम तर मामले पर कोई बात हुई है, उन्होंने आपको कोई ब्रीफ किया है, कोई उम्मीद दिलवाई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी मीटिंग हुई थी जी को 3 दिन पहले 4 दिन पहले चीफ मिनिस्टर के हुक्म पे। तो हमने महकमा अनहार जो था उसके साथ बैठ के तो हमने सारा को किया था, डिस्कस किया सारे मामले को। और उसमें बिलाशुबा जो है वो मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी जो है, हमारा महकमा अनहार जो है, इंतजामिया जो है, उसके हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिनको मैं समझता हूँ कि एड्रेस करना चाहिए। मैंने वहाँ पे अपनी तजावीज़ जो हैं वो ज़रूर दी हैं और इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ महकमा जात में ऐसे अफसरान मौजूद रहे हैं जिनकी मौजूदगी में पानी जो है वो प्रॉपर पहुँचता रहे। तो अब क्यों नहीं हो सकता, मैंने ये सवाल वहाँ पे भी उठाया था, आपके हवाले से भी मैं ये उठा रहा हूँ। और मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ अपनी हैसियत में एज चेयरमैन जिला कौंसिल कि मैं इंशाल्लाह जो है हमारी इस नहर के जो काश्तकार हैं इससे मुस्तफीद होने वाले, उन तक मेरी भरपूर कोशिश होगी कि हम जो है वो नहरी पानी पर वक्त पहुंचाएं ताकि उनके फसलों के लिए आसानी पैदा हो सके। चलिए कलंदर साहब, जो महकमा अनहार का काम है, जाहिर है उसने अपना जो भी काम करना है, जो वक्त उसने बताया उसके मुताबिक वो करता है, नहीं करता अलग बात है। लेकिन बड़े बड़े जो जागीरदार हैं, सियासी असर रसूख रखने वाले जो काश्तकार हैं, वो पानी चोरी कर लेते हैं, बड़ी नहरों पर छोटे बंद लगाकर छोटी नहरें निकाल लेते हैं। इसका मतलब है फिर जैसी जो आपने बात की कि जो पहले से ऑफिसर आते रहे तब पानी की कभी बंदिश नहीं हुई है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि महकमा अनहार के लोग भी साथ मिले हुए हैं? जी बिल्कुल, मेरा कहने का यही मतलब है कि ऐसे अफसरान रहे हैं जिनकी मौजूदगी में पानी जो है वो बर वक्त और सही पहुंचता रहा है अपने जो मुकर्ररा पानी था जहाँ जहाँ पे जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बासर लोग जो हैं वो पुष्पनाई करते हैं ऐसे लोगों की, और बड़े जो अपना ऐसे बासर लोग जिनकी अपनी ज़मीनें कॉल करती हैं या वो शराब करते हैं, वहाँ पे उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक एफर्ट जो है वो एक होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे और बड़ी भरपूर तरीके से होनी चाहिए, जिसमें इंतजामिया, पुलिस और महकमा अनहार जो है वो और हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं ख़ासतौर पे मकामी हुकूमतों के, उनको मिलके जो एक एफर्ट होनी चाहिए, एक उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एक लीगल पावर होनी चाहिए उस टीम के पास, उस कमेटी के पास जो इसकी रोकथाम और सदेबाब करे। बिल्कुल ठीक है, आप साथ ही रहेगा कलंदर शाह साहब। सईद लुत्फुल हसन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। लुत्फुल हसन, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि बड़ी नहरों पर बंद लगाकर छोटी नहरें बनाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, ये लोग हैं कौन? सियासी असर रसूख रखने वाले हैं, बड़े जागीरदार हैं, या फिर किसी से मिली भगत है इनकी? सुमेरा, मैं आपको बताता चलूँ, 2 चीजें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल अया हैं, सारे लोगों को पता है। एक तो महकमा अनहार के जो करप्ट ऑफिसर हैं उन्होंने मुकामी मोगों के रेट्स मुकर्रर किए हुए हैं। अभी जो पिछली फसल धान की फसल गुजरी है 50,000 रुपए से लेके मुबैना तौर पे 2 लाख रुपए तक फी मोगे की कीमत थी। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो जो मुकामी सियासतदान है, ऐसे सियासतदान जो तब्दीली का नारा लगाते रहे हैं, अब भी वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, कभी भी पहले भी गवर्नमेंट का हिस्सा थे,
वो भी इन पानी की चोरी में मुकम्मल तौर पर साजबाज हैं। उनके अपने काफी मुरब्बे हैं, वो पूरी नहरों को बंद करके वो अपने फसलों की तरफ उस पानी का रुख कर लेते हैं। आगे जो जमीन 2, 4, 5, 10 एकड़ वाले लोग हैं उनको पानी नहीं पहुंचता। ये दो चीजें हैं, एक तो महकमा अनहार के करप्ट जो लोग हैं जो पैसे लेके पानी फरोख्त करते हैं, और दूसरे जो मुकामी सियासतदान हैं जो असर रसूख रखते हैं, जो मुरब्बों के मालिक हैं, उन्होंने इस पानी पे बंदिश लगाई हुई है। वो पानी आगे गरीब काश्तकारों की तरफ नहीं जाने दे रहे। गरीब काश्तकारों की पिछली फसल भी तबाह हो गई है और आने वाली फसल के लिए गरीब काश्तकार परेशान है कि गंदम की फसल में उनका क्या बनेगा। ठीक है, अच्छा कलंदर साहब ये भी बताइएगा कि पुलिस के नोटिस में लाए हैं आप इस तमाम तर मामले को, निशानदेही कुछ की है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर? जी बिल्कुल, मैंने निशानदेही तो नहीं कह सकते उसको, एक मास लेवल पे वो एक होता है जी ये सारा सिलसिला जो है। इसमें थ्रू आउट जो महकमा अनहार के जो लोग हैं और वो जो जिम्मेदार हैं जो इस तरह से पानी चोरी करते हैं वो सारे मिले होते हैं। उसमें एक कैंपेन जो है वो मुख्तलिफ औकात में माजी में चलती रही है और बड़ी भरपूर चलती रही है। मैंने अभी जो हमारे DPO साहब आई तो मैंने इनके साथ भी मीटिंग की थी और उनको मैंने कहा था, बल्कि जो पिछली मीटिंग थी जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था उसमें DPO और DC साहब हमारे और कमिश्नर साहब वो मौजूद थे। कमिश्नर साहब ने खास तौर पर इस पर विजिट किया था भावन नगर को, तो वहाँ पे भी तय यही हुआ था कि जी हम एक भरपूर किस्म की पूरी लीगल पावर और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ जो है वो एक टीम बनाते हैं जो इसकी रोकथाम और इसका सदेबाब करे। तो उसमें ऑब्वियसली पुलिस और वो इंतजामिया जो है वो साथ होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलंदर शाह साहब आपका भी। सैयद लुत्फ हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ थर का जिक्र हो जाए तो ग़िज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 3 नौमौलूद जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं, जान की बाजी हार गए हैं। रवां माह की अगर हम बात करें अमवात की तो 49, जबकि रवां साल की अगर हम बात करें तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 510 अफराद जो हैं वो इस वक्त तक जान बहक हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अली गुलरिंद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अली, सेहतियात और जो ग़िज़ाई बहरान है दोनों ही वजूहात हैं इन अमवात की। वज़ीर आज़म ने भी तशवीश का इजहार किया था गुज़िश्ता रोज़, ओवरऑल सूरत हाल बताइएगा क्या है? जी बिल्कुल, थरपारकर में कहत की सूरत हाल जो है वो ताहाल जारी है। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मासूम बच्चों की हलाकतों का सिलसिला भी कम ना हो सका है। आज भी सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत के बायस 3 नौमौलूद बच्चे जामबक हो चुके हैं, जिसके बायस रवां माह हलाकतों की तादाद जो है वो 53 तक जा पहुँची है और रवां साल ग़िज़ाई किल्लत और दीगर अमराज के बायस हलाकतों की जो तादाद है वो 113 तक जा पहुँची है। इस वक्त तक ज़िले भर की जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें दर्जनों बच्चे जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और सेहत की सूरत हाल जो अद्वियात और दीगर की कमी के बायस सरकारी अस्पतालों से बच्चों को कराची और हैदराबाद की तरफ बच्चों को रेफ़र करने का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करें दूर दराज इलाकों में सेहत की सूरत हाल को तो थर के जो बासी हैं जो इलाकों में रहते हैं, थर के जो देही इलाकों हैं उनमें रहते हैं, वो इस वक्त सेहत की सूरत हाल से बिल्कुल महरूम है। वहाँ पर जो बेसिक हेल्थ यूनिट कायम किए गए थे उनमें उनकी बजट ना होने और उनमें अद्वियात मुयसर ना होने के बायस जो देही इलाकों में रहने वाले थरबासी हैं वो इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार हैं। थर के देही इलाकों से बेहतर इलाज के लिए जो थर के बासी हैं वो सिविल अस्पताल मिट्टी आते हैं। मिट्टी सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान और अद्वियात की किल्लत के बायस थर के जो गरीब बच्चे हैं उनको बचाने के लिए इंतजामिया की तरफ से सिंध के जो बड़े अस्पताल कराची और हैदराबाद हैं उनकी तरफ भी रेफ़र करने का सिलसिला जारी है। जी ठीक, अली गुलरिंद बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से हम ये बताएं कि अब तक के इत्तलात के मुताबिक अगर हम इसी माह की बात करें तो 49 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। अगर हम इंतज़ामिया से बात करते हैं, अगर हम सियासी नुमाइंदगान से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि उनका कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है लोगों में, छोटी उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं। असल वजह जो है वो यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत बताई जाती है और सेहत की सहूलियात का फुकदान बताया जाता है। अब वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया है, देखते हैं कि ये मसला कब तक हल होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अब जो स्टोरी हम शामिल करेंगे वो है सिंध से, जहां सिंध हुकूमत जो है वो तालीमी और सेहत की इमरजेंसी के दावे करती नजर आती है। वहीं से ये खबर आप तक लेकर आए हैं हम के नाअहली की वजह से 100 बेड्स पर मुश्तमिल 1 अरब की लागत से तामीर की गई ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल की बिल्डिंग अभी तक जो है इंतज़ामिया को हैंड ओवर नहीं हो सकी है। शहरी इलाज कराने के लिए दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर है और अक्सर ऐसा होता है कि इनको ओकाड़ा ले जाया जाता है जहाँ पर रास्ते में ही कुछ मरीज दम तोड़ जाते हैं। शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है,
उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे बाबर मेमन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, आपसे भी बात करेंगे। पहले बाबर, आपसे जानना चाहूँगी, 2015 में जो है वो हैंड ओवर होना थी ये बिल्डिंग, 2018 आ गया, रुकावटें क्या है और इसकी वजह से अवामी मुश्किलात क्या हैं वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से, उनकी अदम तवज्जो की वजह से ज़िला हेडक्वार्टर शहर कम्बर में 100 बेड्स पर मुश्तमिल 1 अरब की लागत से तामीर होने वाली बिल्डिंग जो ताहाल नामुकम्मल है और ना ही जो है इंतज़ामिया को हैंड ओवर हो सकी है। ये बिल्डिंग जो है 2015 में इंतज़ामिया को हैंड ओवर होनी थी, जिसकी वजह से जो शहरी जो है इलाज कराने से जो महरूम है, शहरी जो है दूसरे शहरों की तरफ लाड़काना जाने पर मजबूर हैं। एक तरफ सिंध हुकूमत तो सेहत के शोबे में बेहतरी के दावे करती है, दूसरी तरफ ज़िला हेडक्वार्टर शहर कम्बर की अस्पताल है। ठीक है, आप साथ ही रहेगा बाबर। खुर्रम साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, सिंध हुकूमत की रविश तो आपके सामने ही है, हैट्रिक कर रही है इस दफ़ा, लेकिन फिर भी आपके सामने उनकी मैनेजमेंट कैसी है? ख़ास तौर पर अगर हम तालीमी और सेहत की सरगर्मियों में देखें, इनकी सहूलियात में देखें तो आवाम बिल्कुल महरूम है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है, विफाक में तो कम से कम आप क्या करेंगे अब सिंध की जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पर ये जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आवाम को पिछली कई दिहाइयों से? अच्छा देखिए, असल में तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल एक नहीं है, काफ़ी सारे मसाइल हैं। जब हम सिंध के बारे में बात करें, सबसे पहला मसला हमारा है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर अब हमने जो है नैब को जो है पूरी खुली छूट दी हुई है कि जितने भी लोग हैं, जितने अफसरान हैं जो करप्शन के अंदर मुलविस हैं, चाहे वो सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी हो या किसी से भी हो, उनके खिलाफ हमने इनको सख्ती से कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको अरेस्ट करें और जो कौम का लूटा हुआ पैसा हमने उसको वापस लेकर आना है। उसके साथ साथ दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से ऑन एंड ऑफ तकरीबन 5 दफ़ा इक़्तिदार में रही है सिंध में और ये 11वां साल उनका चल रहा है, ये इनकी दूसरी हुकूमत चल रही है, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। जो सुबह सिंध का हाल देखें, चाहे वो तालीम हो चाहे वो सेहत हो, कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जो उन्होंने ठीक की हो। जिम्मेदारियाँ ज़ाहिर है हमारे ऊपर भी बहुत सारी हैं, अब किसी तरीके से छुटकारा इनसे भी हासिल करना है। अब आवाम भी देखे ना, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आवाम ऐसे लोगों को मुंतखब करके मत लेकर आए जिन लोगों ने करप्शन किए, जिन लोगों ने मुल्क के पैसे को लूटा है, जिन लोगों ने यहाँ पे बर्बादी की है। देखे ना सुबह सिंध का हाल तो देखिए हम क्या है, मुझे लगता है शायद बलूचिस्तान से भी बुरा हाल हो गया इसका। तो पाकिस्तान सब बात आपकी ठीक है, ये तो बात फिर वो इलेक्शन पर जा पहुंची ना कि इलेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन बात ये है कि अब तो ज़ाहिर विफाक में आपकी हुकूमत है, अब जिम्मेदारी आपकी है। अगर सूबाई हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही है, इसको सीरियस नहीं ले रही है पिछले कई सालों से, तो अब आप पे जिम्मेदारी आती है। अब इस बात की उन्हें सजा थोड़ी दी जा सकती है कि उन्होंने गलत लोगों को इलेक्ट किया। देखिए, वजीर आजम साहब ने तो ऐलान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में हमने काम करना है, सिंध को हमने प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। अब चीजें इनके निकल रही है, ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम का मतलब कहीं पे नहीं है कि आवाम के जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ना दिया जाए, पीने का पानी ना दिया जाए, तालीम ना दी जाए, सेहत ना दी जाए। ये क्या लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात को ठीक क्या ना किया जाए? लिहाजा खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने अपनी तरफ से, हमने वफाक के जरिए ये फंड इस्तेमाल करते हुए हमने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, जिसके ऊपर हमारी मीटिंग हुई है। पिछले दिनों हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर कैनी साहब वो आए हुए थे। हर के ऊपर ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी जो है सेंटर्स ऑन किए जा रहे हैं ताकि आवाम को वहाँ पे किसी न किसी का रिलीफ, किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। लेकिन अब बात यह है कि जो ये रोते रहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत जो है ना, जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें नहीं मिल रहे, हमारे जो हमारे फंड्स हैं वो हमें पूरे नहीं मिलते, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एनएफसी की आप बात करते हैं, लेकिन अभी प्रोविंशियल कमीशन के बारे में क्या किया जाएगा, मुनसिफाना बुनियाद के ऊपर क्या पैसे। लेकिन खुर्रम साहब, जिस इशू की इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस पर तो 1 अरब रुपया लग चुका है। यहाँ पर फंड्स का कोई इशू ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पर तो लापरवाही है या फिर कोई असर रसूख है। नहीं, लापरवाही नहीं है। एक तो देखें, सबसे पहली चीज है कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो इन्होंने रखे हुए। दूसरी चीज सीधी बात है कि करप्शन है, इतनी करप्शन है सूबे सिंध के अंदर कि मैं आपको बताऊं कि शायद पूरी दुनिया का कोई ऐसा सूबा है, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जितनी करप्शन है। आंखें बंद हैं, पट्टियां लगी हुई हैं। तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी कि जितने भी जिन लोगों ने करप्शन की है, जो लूट मार में लगे हुए हैं और जिनको रिलीफ मिलता रहा है, उनको हम छोड़ने वाले नहीं। आपने सुना था पिछले दिनों जरदारी साहब ये कह रहे थे कि तकलीफ मुझसे है और पकड़ रहे मेरे लोगों को है, मेरे दोस्तों को पकड़ रहे। तो मसला तो असल में कि दोस्तों के जरिए तो सारे काम किए जा रहे हैं, तो किन को पकड़े फिर हम?
ठीक है, लेकिन अच्छा खुरम साहब ये भी बताइएगा कि जाहिर है अब आपने कहा है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, स्पेशली अगर सेहत के हवाले से देखें सिंध में भी, तो जाहिर है यहाँ पर आपको सिंध हुकूमत की भी कोऑपरेशन दरकार होगी। आपको लगता है कि इन हालात में आपको कोऑपरेट करेगी सिंध हुकूमत, और अगर नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे आप आवाम का? हमारे पास बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। इनकी 18वीं तरमीम के आसरे में हम बैठे नहीं रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है, वफाक में हमारी हुकूमत है कि आवाम के मसाइल हमने हल करने। आप अंदाजा लगाएं कि वजीर आजम साहब कह करके अपने पहले ट्रिप में कि अगर सफाई भी ना कर सके, ये कचरा भी ना उठा सके, तो उसमें भी इनकी मदद करने आएंगे। इससे ज्यादा एक वजीर आजम क्या कह सकते हैं? तो जाहिर है कोई उम्मीद दिला दें, कोई यकीन दहानी करवा दें कंबर के लोगों की, इस मुश्किल का हल कब निकलेगा? इंशाल्लाह ताला कहते हैं ना कि सूरज तो निकलना है, तो बहुत जल्द चीजें बेहतर होंगी और बहुत जल्द इनसे छुटकारा भी मिलेगा हमें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। खुर्रमशेर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम तर मामले पर हमसे तफसीलन बात की। नाज़रीन, कनकोट से ये खबर हम शामिल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि कश्मोर है जहां पर 9 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से लाइब्रेरी का काम शुरू किया गया। 9 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन लाइब्रेरी जो है वो तो दूर की बात है, ये यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो भी अब तक नहीं बन सकी है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग का काम करने वाले ठेकेदार को 1 करोड़ 5 लाख रुपए जारी भी किए गए, लेकिन ठेकेदार जो है वो काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। यहाँ पर जो नौजवान हैं, जो शहरी हैं, वो सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पर जो इनको सहूलियात हैं स्टडी के हवाले से वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ सुभान खोसू में, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर अमजद उपल साहब हमारे साथ मौजूद है, आप माहिर तालीम है। सर आपके वक्त बहुत शुक्रिया। सुभान, पहले आपसे बात करना चाहूँगी, बताइएगा मसाइल क्या हैं? 9 साल गुजर चुके हैं, करोड़ों रुपए की लागत, करोड़ों रुपए के फंड्स का कहा गया कि इसके ऊपर लगा है या लगना था, असल मसला है क्या, रुकावटें हैं क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये सिंध सरकार ने ऐलान किया था कि कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं लाइब्रेरी की सूरत में, लेकिन 9 साल कबल ये लाइब्रेरी शुरू हुई, 1 करोड़ 5 लाख रुपए इसके लिए रखे गए और वो खर्च हुए, बिल्डिंग अधूरी बनी। लाइब्रेरी तो दूर की बात थी, यहाँ तो बिल्डिंग ही मुकम्मल ना हो सकी है, ठेकेदार जो था वो आधे में काम छोड़कर चले गए हैं। यहाँ से अगर जो लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि पसमानदा इलाका है कश्मीर, तो यहाँ पर तालीम का वैसे ही तो मैं आप देखते हैं सिंध के स्कूल बंद पड़े हुए हैं, कश्मीर के भी तकरीबन 300-350 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो लाइब्रेरी की अशद जरूरत है लोगों का। यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, उन्हें स्टडी करने में दुश्वारी का सामना होता है। शहरों का यही मुतालबा है कि कम से कम सरकार यहाँ पर जो लाइब्रेरी का काम है शुरू करवाए। लेकिन यहाँ पर खत्म तरीकी ये है कि यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, कई बार हमने कोशिश की कि उनसे बात करें, मुख्तलिफ इशूज पे हमने कोशिश की उनसे बात करें कि आप हमारे साथ आएँ, मसाइल बताएं, लेकिन अब भी जब हमारी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। यहाँ की इंतजामिया बोलने को तैयार ही नहीं है, तो तो लोग तो कोशिश बहुत करते हैं, लोगों ने कंप्लेंट की, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर मीडिया से भी बात करने को यहाँ की इंतजामिया तैयार नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, ये वजह इसकी यही है कि फंड्स की कमी थी। फंड जो तकरीबन से 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च हुए, बकाया जो है ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने फंड रिलीज नहीं किए, इसके बाद ये लाइब्रेरी का काम यहाँ पर बंद है। ठीक है सुभान, आप साथ ही रहिएगा। प्रोफेसर साहब फरमाइएगा, लाइब्रेरी का क़याम यकीनन जो है वो नागुज़ीर होता है किसी भी मुआशरे के लिए, इस इलाके में कितनी अहमियत है एक लाइब्रेरी की और ना होने से क्या नुकसान हो रहे हैं? जी सुमेरा, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो एक रिमोट सा एरिया है कश्मीर जिसको कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चों को निसाब की किताबें भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त में जो लाइब्रेरी की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर बच्चों को जदीद किताबें भी मुयसर हों और पुरानी किताबें, जो कदीम किताबें हैं, जो हमारी फ़लसफ़ा की, जोग्राफिया की, तारीख़ की, जिस तरह कहते हैं कि जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है वो जल्द तबाह हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि यहाँ एक आला पाई की लाइब्रेरी हो जिसमें बच्चों को और जो नौजवान हमारे तालिब इल्म हैं उनमें शौक़ पैदा किए हो और वो वहाँ पर आएँ और अब किताबों से मुस्तफ़ीद हों, ताकि वो आवारा गर्दी भी नहीं करें और दूसरे नशा और दूसरी जो उनमें चीज़ें पैदा हो रही, खराबियाँ पैदा हो रही हैं, उनसे वो दूर रहें। अच्छा प्रोफेसर साहब, स्पेशली जैसे आपने नौजवानों की बात की है, एक बेहतरीन जरिया और सस्ता भी जैसे कि आप अभी फरमा रहे थे, तो इसके ना होने से बच्चों के वक्त का ज़िया भी है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। और साथ ही साथ इस इलाके के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उसका रुझान है इस तरह की लाइब्रेरी की तरफ, उन्हें कमी महसूस होती है? जी बिल्कुल महसूस हो रही है, क्योंकि जिला कश्मीर के इर्द गिर्द कम से कम 5 कॉलेज हैं और इसके 30 के लगभग स्कूल हैं। इन स्कूलों को, इन बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि निसाब की किताबें नहीं मिल रही, तो बाकी रेफरेंस बुक्स कहाँ से मिलेंगी? और लाइब्रेरी में तो वो किताबें होती है जो हमें आम बुक स्टोर्स पर भी नहीं दस्तयाब नहीं होती।
इसलिए गवर्नमेंट को इस पर खास ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी अगर लाइब्रेरियां आबाद होंगी तो हमारी नई नस्ल को अपनी तारीख का पढ़ने का मौका मिलेगा। और आज के जो नस्ल है ये कल के तारीख बनेंगे, और इसलिए हमें लाइब्रेरियों को आबाद रखना है, इनको नई किताबों से मुतैया रखना है और पुरानी किताबों की वर्षा समझकर इसको महफूज रखना है। बिल्कुल, हुकूमत को भी इसको सीरियस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमजद उपल साहब, आप हमारे साथ मौजूद, नुमाइंदे सुभान खोसो आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगली स्टोरी शामिल करते हैं नाज़रीन। ज़िला नीलम का इलाका है ये चांगन, जहाँ के अवाम जो है वो अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। शाहराह नीलम को उन्होंने हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। यहाँ पर आने वाले जो सयाह हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुसाफिर जो है उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनके जो मुतालिबात हैं वो ये हैं कि यहाँ पर ना तो कोई स्कूल बनाया जा रहा है और ना ही अस्पताल की सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है तारिक फारूक साहब ने, सीनियर वजीर हैं आज़ाद कश्मीर। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अवाम सड़कों पर तभी निकलते हैं जब वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं और उन्हें नुकसान का भी किसी किस्म का जो है वो सामना करना पड़ता है। तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें होती हैं सर, हर मुआशरे का हक होता है इन दोनों सहूलतों पर, और इन दोनों सहूलतों से ये चांगन का इलाका महरूम है, क्या कहेंगे? देखिए, आज़ाद कश्मीर में तालीम के मैदान में 1970 से लेकर अब तक बहुत काम हुआ है, और चूँकि ये सारा पहाड़ी इलाका है और सारे पहाड़ी इलाके में हर एक एरिया जो है उसमें स्कूल की सहूलत पहुँचाना, टीचर की सहूलत पहुँचाना ये इतना आसान काम नहीं था। लेकिन ओवर द ईयर सारी हुकूमतों ने अपने अपने वक्त में कोशिश की है कि ये जो सोशल सेक्टर है जिसमें एजुकेशन सबसे टॉप पे है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड्स फराहम किए जाएं, और हमारा नॉर्मल का बजट और हमारा डेवलपमेंट का बजट मोस्टली जो है इन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये जो इलाका है नीलम का, नीलम में आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि नीलम की वादी जो है वो बहुत अरसा तक हिंदुस्तान की जानब से जो फायरिंग होती रही है LOC के ऊपर, तो उसकी वजह से बड़ी मुतासर रही है और काफ़ी अरसा तक तो यहाँ पे आना जाना लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी गुज़श्ता 10 साल से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, जो उनकी बिल्डिंग की ज़रूरियात हैं, उसके अलावा जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात हैं, वाटर की ज़रूरियात है, यानी पीने का जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जिसे कहते हैं, इनको जो है वो मुकम्मल किया जाए। 100 मील पे मुश्तमिल ये पूरी वैली है और एक इंतखाबी हल्का है, और स्पीकर असेंबली अभी यहाँ से जो है वो मुंतखब होके आए हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो है अवाम उन्नास जब बाहर आते हैं तो यकीनन उनकी जायज़ शिकायत होती हैं और उसे हम वेलकम कहते हैं। और मुझे तो जो अभी आपने जिस इलाके की जानब आपने तवज्जो दिलाई है, इसको यकीनन हम डिस्कस भी करेंगे। इस वक्त बड़े वसी पैमाने के ऊपर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जरिए जो है वो आज़ाद कश्मीर में स्कूल की बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं और इदारे भी जो हैं वो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, स्पेशली एजुकेशन के अंदर। ये अगर इनका मुतालबा ये है कि इनका अदारा अपग्रेड हो या नया अदारा बनाया जाए तो वो यकीनन ये सच्चे होंगे इस लिहाज से कि यहाँ पे छोटी छोटी आबादियाँ हैं, छोटे 3-3, 4-4 घरों के ऊपर मुश्तमिल, तो उस वजह से मुश्किलात होती हैं कि हर एक जगह के ऊपर जो है स्कूल दे दिया जाए। लेकिन इसके अलावा अगर इनका कोई मुतालबा है तो ये ज़रूर अपनी बात जो है वो हुकूमत तक पहुँचाएँ, लिख के पहुँचाएंगे तो हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश करेगी कि यहाँ पे बच्चियाँ स्पेशली और फिर बच्चे, उनको हर सूरत जो है वो तालीम की सहूलत जो है फराहम की जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक फारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन T20 सीरीज का पहला मैच आज अबू धाबी में खेला जाएगा। आज रात 9 बजे ये मैच शुरू होगा। अब कैंगरूज को क्लीन स्वीप करने के बाद पाकिस्तानी टीम का मोराल तो बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी अप है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर तो बहुत बेहतर रही, आलमी नंबर 1 होने का कॉन्फिडेंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज को क्लीन स्वीप किया है उसका कॉन्फिडेंस आज भी बहाल रहेगा? बिल्कुल सुमेरा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो T20 में दुनिया की एक तकरीबन नाकाबिले तस्खीर टीम बन चुकी है। बड़ी बैलेंस टीम है और जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, अब आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता पाकिस्तान ने जो 20 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, पाकिस्तान उनमें से 18 मैच जीतने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो 10 मुसलसल
T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज जीती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है। न्यूजीलैंड की टीम 7 महीने के तवील अरसे के बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है। उनके ओपनर मार्टिन गप्टिल अनफिट हो गए, जो बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं। तो उनके पास कॉलिन मंद्रो है, जो जिसने सीपीएल में, जो कैरेबियन प्रीमियर लीग की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनकी टीम भी बैलेंस्ड है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम को टफ टाइम देगी न्यूजीलैंड की टीम इस 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम कुछ शॉर्ट कमिंग की बात करें पिछली सीरीज को देखते हुए, तो उसमें मिडिल ऑर्डर की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा तीनों मैचेस में हमने देखा आसिफ अली कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, और लेकिन अब हम देख रहे हैं बाबर आजम है, मोहम्मद हफीज है, अच्छा खेले हैं, शुएब मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब कैसी उम्मीदें हैं? देखिए, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर सुमेरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी वीक लिंक रही है, क्योंकि पाकिस्तान के रन जो थे वो ऊपर से बाबर आजम ने 163 रन बनाए, हफीज ने अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा बकिया मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। अगर शुएब मलिक ने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। आसिफ अली, जिनको बड़े अरसे से चांस दे रहे हैं, वो कोई एक इतनी मुतासिर कुन इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। कप्तान सरफराज भी खुद नीचे आ रहे हैं, हालांकि उन्हें ऊपर आना चाहिए। फहीम अशरफ या फिर शादाब खान, ये सब कोई अच्छी इनिंग्स नहीं लंबी खेल पा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। अगर शुरू में आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जैसे बाबर आजम और हफीज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर दबाव होगा पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में काफी बेहतर है और मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। देखना यह है कि आज वो अपने 30 साल लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल को, जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से आया, वो आज मौका देंगे या नहीं देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम सुमेरा मुझे काफी बैलेंस नजर आती है, और ऑस्ट्रेलिया की जो यकतरफा सीरीज थी उसके मुकाबले में मुझे लगता है कि इस सीरीज में दोनों टीमें एक दूसरे का जमकर डट कर मुकाबला करेंगी। ठीक है मिर्जा साहब, आप साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अब्बास सिस्टर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, टीम का मोराल तो बहुत बुलंद है, कॉन्फिडेंस भी अप है, क्या कहते हैं आज की परफॉर्मेंस से आपको क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भी मेहमान या होस्ट बैठे हैं, उनको मेरा सलाम है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं, जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया से 10 मैचेस भी जीते और ऑस्ट्रेलिया से T20 मैचेस भी जीते, और मेरी ये ख्वाहिशात है मेरी पाकिस्तान टीम के साथ, और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के केस भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलें। ठीक है अब्बास साहब, साथ ही रहिएगा। मिर्जा साहब, कीवीज की बैटिंग को फेस करने के लिए आज पाकिस्तान की बॉलिंग आप किस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए सुमेरा, उन्होंने ऑलरेडी अपने 12 खिलाड़ियों के नामों का तो ऐलान कर दिया है। सिर्फ एक प्लेस के लिए जो है वो कंपटीशन है, जिसमें शाहीन आफरीदी या उस्मान शिनवारी किसी एक को खिलाया जाएगा। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, ये बैलेंस बॉलिंग है। आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम है, आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर जो है वो शादाब खान की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, शुएब मलिक कर लेते हैं, फिर फहीम अशरफ है, फास्ट बॉलिंग मतलब हसन अली है। तो आपकी बॉलिंग जो है वो न्यूजीलैंड के मुकाबले में खासी मजबूत, मुतवाजिन और वैरायटी वाली है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बॉलिंग टीवी बैट्समैनों को, अगर हम कॉलिन मंद्रो को जल्दी आउट कर लेते हैं, केन विलियमसन जो उनके कप्तान है उन्हें जल्दी आउट कर लेते हैं, तो हम उन्हें फंसा सकते हैं। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, आज के लिए टीम को जो है वो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, बैटिंग में, बॉलिंग में या फील्डिंग में? मेरी तरफ से सजेशन बस यही है कि जैसे ही हम क्रिकेट खेल रहे हैं बस उसको कंटिन्यू करें और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, अपने बेसिक्स पॉइंट्स जो हैं उसी में रहें, जो स्ट्रेंथ है हमारी, और उसी में रह के अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजेगा। बिल्कुल, और सारे पाकिस्तान की यही उम्मीदें हैं, दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान ये वाली सीरीज जो है ये भी क्लीन स्वीप कर जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब, आपका भी, मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।